नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पैमाने के प्रतिफल के बारे में जानेंगे। रिटर्न्स टू स्केल। इसके पहले की क्लास में हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में जाने थे। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत हम लोगों ने बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था तथा समान प्रतिफल की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंध रखता है। इसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिससे इनके अनुपात जो हैं बदलते रहते हैं। अर्थात उत्पादन के कुछ साधन स्थिर एवं कुछ साधन परिवर्तनशील होने के फलस्वरूप उत्पादन का अनुपात जो है वह बदलता रहता है। अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक स्थिर मानी जाती है। इसका विश्लेषण जो है परिवर्तनशील अनुपातों में किया जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन का। अब आज की इस क्लास में हम लोग पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल के बारे में जानेंगे। क्या है पैमाने के प्रतिफल? पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, पैमाने का ह्रासमान और पैमाने का समान प्रतिफल, 3 प्रतिफलों के बारे में जानेंगे। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो अगर पैमाने के प्रतिफल की बात की जाए, पैमाने का प्रतिफल, तो पैमाने का प्रतिफल का संबंध जो होता है वह दीर्घकालीन उत्पादन फलन से होता है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जा सकता है। सभी साधनों को समान मात्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसे दीर्घकाल कहा जाता है। दीर्घकाल किसे कहा जाता है? जब इतना अधिक समय होता है उत्पादक के पास कि उत्पादक जो है उत्पादन के समस्त साधनों को परिवर्तित कर सकता है। जब साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित करते हैं तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का अध्ययन ही हम दीर्घकाल में करेंगे। साधनों का अनुपात दीर्घकाल में स्थिर होता है, मतलब जब एक साधन को बढ़ाया जाता है तो दूसरे साधन को भी बढ़ाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं एक साधन को दुगना करने पर दूसरे साधन को भी दुगना करना पड़ता है। उसे पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। जब उत्पादन का एक साधन दुगना किया जाता है तो उत्पादन के दूसरे साधन को भी दुगना करना पड़ता है। इसे ही पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। अर्थात पैमाने के प्रतिफल में अध्ययन किया जाता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पैमाने के प्रतिफल में क्या अध्ययन किया जाता है कि जब सभी साधनों को समान अनुपात में बढ़ाते या घटाते हैं
तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी साधनों में परिवर्तन करने से उत्पादन का पैमाना बदल जाता है। इस आधार पर पैमाने के प्रतिफल को 3 रूपों में देखा जा सकता है। पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, पैमाने का समान या समता प्रतिफल तथा पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के 3 प्रतिफल, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, पैमाने का समान प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल देखने को मिलता है। अब अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो माना कि साधनों को दोगुना कर दिया जाए तो इससे उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ेगा। अगर देखिए, पैमाने के प्रतिफल के उदाहरण से आशय दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा में आने वाले परिवर्तन से है। उत्पादन के विभिन्न पैमाने और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध बताने वाले नियम को ही पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल से आशय उत्पादन के पैमाने के प्रभाव से हैं। अगर टाइप्स की बात की जाए तो जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन में किस दर से परिवर्तन आएगा, इस संबंध में 3 संभावनाएं हो सकती हैं। उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन उससे अधिक, समान या कम अनुपात में बढ़ सकता है। अगर उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है तो पैमाने का प्रतिफल, उत्पादन समान अनुपात में बढ़ता है तो समान प्रतिफल और पैमाना अगर घटता है तो ह्रासमान प्रतिफल कहा जाता है। अब हम पैमाने के वर्धमान, समान और ह्रासमान प्रतिफल के बारे में जानेंगे। अगर पैमाने के वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल की बात की जाए तो जब उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जब साधनों को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ेगा, 5 या 6 हो जाएगा। दोगुने से अधिक बढ़ना चाहिए। जब उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ता है तो उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। माना अगर साधन बढ़ाए हैं 10% तो उत्पादन 20% बढ़ना चाहिए। बढ़ जाए तो उसे पैमाने का क्या कहेंगे, वर्धमान प्रतिफल कहेंगे। इस सारणी में अगर देखा जाए पूंजी, श्रम और कुल उत्पादन, यदि पूंजी की 5 और श्रम की 10 इकाई मिलकर कुल उत्पादन 100 इकाई का करते हैं, जब पूंजी की मात्रा जो है 5 इकाई से बढ़ाकर 10 इकाई कर देते हैं तो श्रम की मात्रा दुगनी, श्रम की मात्रा जो है क्या हो जा रही है, दुगनी कर देते हैं। इससे उत्पादन जो है बढ़कर कितना हो जा रहा है, दुगुने से ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात 250 हो जा रहा है। पूंजी की मात्रा अगर 5 से बढ़ाकर 10 की जा रही है, श्रम की मात्रा कितनी 10 से 20 की जा रही है, तो उत्पादन दोगुने से ज़्यादा हो जा रहा है। तो साधन को हमने क्या किया है, 5 से 10 किया है और फिर पूंजी को और श्रम को 10 से 20 किया है, तो कुल उत्पादन दुगने से अधिक होता है, अर्थात 200 दुगना होना चाहिए, तो दुगने से अधिक अर्थात 200 से 250 हो जा रहा है। इस स्थिति को पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। अब अगर इस आरेख में देखा जाए कि जब हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं, 5 से 10 हुआ और 10 से 20 हुआ तो उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति को क्या कह रहे हैं, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल कह रहे हैं। अब आरेख में अगर देखा जाए कि जब हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन दोगुने से अधिक बढ़ता है, दोगुने से अधिक बढ़ता है, तो इस स्थिति में औसत लागत और सीमांत लागत में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। औसत लागत AC और
MC दोनों में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब उत्पादन के साधन बढ़ते हैं तो कुल उत्पादन दुगने से अधिक बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं? क्या कह रहा है कि जब उत्पादन के साधन बढ़ते हैं तो कुल उत्पादन दुगने से अधिक बढ़ता है। इसमें बताया गया है उत्पादन के साधन जब बढ़े हैं, उत्पादन के साधन पूंजी और श्रम जब बढ़े हैं तो कुल उत्पादन दुगने से ज़्यादा बढ़ा है। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं? तो इसके अगर कारणों की बात की जाए तो सभी साधनों में वृद्धि से उत्पादन का आकार पैमाना बढ़ता है, जिससे फर्म को लाभ अथवा किफ़ायतें प्राप्त होती हैं। इसलिए जो है उत्पादन के साधन बढ़ाने से कुल उत्पादन दुगने से अधिक बढ़ता है। आंतरिक बचतों के माध्यम से पहला जो कारण है वह है आंतरिक बचतें। आंतरिक बचतों के अंतर्गत फर्म के लिए फर्म के उत्पादन पर निर्भर करता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं, प्रबंधक की कुशलता से लाभ होगा, मशीनरी के कुशल प्रयोग से लाभ होगा। तो इसी प्रकार से आंतरिक बचतों की सहायता से या आंतरिक बचतों के माध्यम से हम बता सकते हैं कि जब उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन दुगने से अधिक बढ़ता है। इसके अलावा आंतरिक बचतें उत्पन्न होने के कारण साधनों की अविभाज्यता को लिया गया है। साधनों की अविभाज्यता का मतलब हुआ उत्पादन के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसे छोटे छोटे रूपों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे पूरी मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रबंधक या मशीनरी जब उन्हें पूरी मात्रा में प्रयोग करते हैं तो जैसे जैसे उत्पादन का पैमाना बढ़ता है तो साधनों का कुशलता से प्रयोग होता है और उत्पादन तेजी से बढ़ता है और लागतों में कमी आती है। जब लागतों में कमी आती है तो इससे क्या होता है, बचतों में वृद्धि होती है। तो आंतरिक बचतें उत्पन्न होने का एक कारण जो है साधनों की अविभाज्यता हुई। दूसरा साधन है विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो फर्म को श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। इसका लाभ ये होता है कि कोई भी फर्म वस्तु को कम लागत पर उत्पादन कर सकती है। तो जब कोई फर्म वस्तु को कम लागत पर उत्पादन करती है तो इससे क्या होगा, आंतरिक बचतें उत्पन्न होंगी, अर्थात कम लागत से ही वस्तु को उत्पादित किया जा सकता है। इसके अलावा तकनीकी किफ़ायतों की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से फर्म को तकनीकी किफ़ायतें मिलेंगी, अच्छी तकनीक मिलेगी, जिससे उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा। वित्तीय किफ़ायतों में बड़ी फर्मों को लिया जाता है। बड़े पैमाने का उत्पादन करने से फर्मों को वित्तीय किफ़ायतें प्राप्त होती हैं, अर्थात फर्मों को किफ़ायती दरों पर पूंजी उपलब्ध हो जाती है, कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है, जबकि नई फर्में या छोटी फर्मों को ऐसा ऋण उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से आंतरिक बचतें उत्पन्न होने के कारणों में साधनों की अविभाज्यता, विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन, तकनीकी किफ़ायतें और वित्तीय किफ़ायतों को लिया जाता है। वित्तीय किफ़ायतों में बड़ी फर्मों को शामिल किया गया है। बड़ी फर्मों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। अब अगर पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को आरेख की सहायता से देखा जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्स अक्ष पर आरेख में श्रम की मात्रा को लिया गया है, वाई अक्ष पर पूंजी को लिया गया है। OR रेखा जो है पैमाने की रेखा को बता रहा है। IQ ABCD OR पैमाने रेखा पर स्थित बिंदु हैं।
उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि होने से साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि होती है। मतलब उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि ज़्यादा होती है साधनों की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि से। अर्थात जब साधनों की मात्रा दुगुना करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में दुगने से ज़्यादा वृद्धि होती है। अर्थात बता सकते हैं कि आरेख में ए बी सी डी समोत्पत्ति वक्रों के अंतर क्या होते हैं, कम होता जा रहा है। यह समोत्पत्ति ए और बी का अंतर ज़्यादा है, बी और सी का अंतर फिर कम हो गया गैप, सी और डी का गैप और कम हो गया। समोत्पत्ति वक्र में अंतर जो है कम होता जाता है। कम होने का मतलब अगली 100 इकाई उत्पादित करने में साधनों को कम अनुपात में वृद्धि करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में ए बी ऐसी स्थिति में क्या होगा, ए बी ज़्यादा है बी सी से, बी सी ज़्यादा है सी डी से। ये स्थिति पैमाने के प्रतिफल को दर्शाती है। क्या बताया गया है, ए बी ज़्यादा है बी सी से, बी सी ज़्यादा है सी डी से। ओ आर पैमाना रेखा पर क्रमशः कम होता जा रहा है। यह क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगली 100 इकाइयाँ उत्पादित करने के लिए साधनों में कम अनुपात में वृद्धि करनी पड़ती है। यह स्थिति पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल को दर्शाती है। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल में ओ आर पैमाने रेखा पर ए बी सी समोत्पत्ति वक्रों में अंतर जो है कम होता चला जाता है, जिसमें ए बी ज़्यादा है बी सी से और बी सी ज़्यादा है सी डी से। यह स्थिति जो है पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को बताती है। अब पैमानों इसमें जो है आंतरिक बचतों के अतिरिक्त फर्मों की बाह्य बचतें भी होती हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर कुछ ऐसी बचतें होती हैं जो सभी फर्मों को मिल सकती हैं। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं विज्ञापन पर खर्चा, परिवहन लागतें, ये बचतें सभी फर्मों के लिए हो सकती हैं। विज्ञापन पर खर्चा और परिवहन पर लागतें जो है सभी फर्मों के लिए हो सकती हैं, जिन्हें बाह्य बचत कहा जाता है। अब दूसरा जो है पैमाने के स्थिर या समता प्रतिफल। पैमाने के स्थिर या समता प्रतिफल, इसमें क्या है, साधन एवं उत्पादन दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। यदि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे साधन 10% बढ़ाया गया तो उत्पादन भी 10% ही बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति को पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत रखा जाता है। इस स्थिति में LAC बराबर LMC होता है। LAC बराबर LMC, यह आरेख है। x अक्ष पर मात्रा तथा y अक्ष पर लागत को लिया गया है। LAC और LMC बराबर है LAC बराबर LMC। इस विश्लेषण में माना गया है कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई गई है। अब इस बाजार में पैमाने के स्थिर या समता प्रतिफल में क्या हुआ है, इसमें अगर समोत्पत्ति वक्र की सहायता से आरेख या समता रेखा की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है, तो इसमें OR पैमाने रेखा पर ABC D समोत्पत्ति वक्रों में जो अंतर है वह समान देखने को मिलता है। समान होने का मतलब हुआ कि उत्पादन की 100 अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए उत्पादन को भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ता है। उत्पादन को भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ता है। अर्थात
ऐसी स्थिति में या पैमाने के स्थिर प्रतिफल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी यह बराबर होते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर होते हैं। अगला जो पैमाने का प्रतिफल है वह पैमाने के घटते प्रतिफल के अंतर्गत लिया गया है। यदि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात से बढ़ाया जाए और उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में बढ़े तो ऐसी स्थिति के घटते प्रतिफल को बताती है। तो ऐसी स्थिति जो है पैमाने के घटते प्रतिफल को बताती है। क्या है? यदि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए और उसके परिणाम स्वरूप कुल उत्पादन उस अनुपात से कम अनुपात में बढ़े तो ऐसी स्थिति पैमाने के घटते प्रतिफल को बताती है। एग्जाम्पल स्वरूप साधन अगर 10% बढ़ाया गया है तो उत्पादन जो है 5% ही बढ़ेगा, 5% ही बढ़ेगा। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? पैमाने के घटते प्रतिफल कहेंगे, पैमाने के घटते प्रतिफल कहेंगे, जिसमें साधन श्रम और पूंजी लिया गया है। श्रम 5 से 10 किया गया है और पूंजी 10 से 20 की गई है, लेकिन कुल उत्पादन जो है 100 से 200 नहीं किया गया है। कितना उत्पादन हुआ है? 100 से 180 ही रह गया है। तो उत्पादन क्या हुआ है? कम बढ़ा है। साधन ज़्यादा बढ़ा है और उत्पादन उसकी तुलना में कम बढ़ा है। तो इस सारणी से यहाँ उत्पादन दुगुना नहीं हुआ है, समता स्थिर प्रतिफल में दुगुना होता है। तो यह स्थिति जो है पैमाने के घटते प्रतिफल को दिखाती है। पैमाने के घटते प्रतिफल में उत्पादन जो है दुगने से कम बढ़ता है। पैमाने के घटते प्रतिफल में LMC और LAC जो है बढ़ती हुई देखने को मिलती है। LMC या LMC और LAC जो है यह बढ़ती हुई देखने को मिलती है, जिसमें x अक्ष पर मात्रा और y अक्ष पर लागत को दिखाया गया है। अब इसका आरेख बनाया जाए पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल नियम का, तो x अक्ष पर श्रम की मात्रा तथा y अक्ष पर पूंजी को लिया गया है। OR जो है समता रेखा को दिखा रहा है। ह्रासमान प्रतिफल में समोत्पाद वक्र का अंतर जो है OR दिखाया गया है, जो बढ़ता जाता है। मतलब किसी वस्तु की अतिरिक्त 100 इकाई उत्पादित करने के लिए साधनों को पहले की तुलना में अधिक अनुपात में बढ़ाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अब ऐसी स्थिति में AB कम है BC से, BC कम है CD से और CD कम है DE से। तो यह क्या हो जाएगी? ह्रासमान या घटते प्रतिफल, पैमाने के ह्रासमान या घटते प्रतिफल की अवस्था बताती है। तो यह पैमाने की 3 अवस्थाएं देखने को मिली हैं, जिसमें बढ़ते प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम और ह्रासमान प्रतिफल का नियम देखने को मिला है। यह जो आरेख बना है यह सारांश रूप में, जिसमें समोत्पत्ति वक्र IQ 100 और IQ 200 पर बढ़ते प्रतिफल को दिखाया गया है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में हम लोगों ने देखा कि उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। अर्थात पूंजी को 5 से 10 किया गया, श्रम को 10 से 20 किया गया, तो कुल उत्पादन कितना बढ़ा था? 100 से 250 हो गया, मतलब दुगने से अधिक हो गया कुल उत्पादन। और इसमें जो है बढ़ते प्रतिफल का कारण जो है ह्रासमान पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के कारणों में आंतरिक किफ़ायतें हम लोगों ने लिया था। आंतरिक किफ़ायतें उत्पन्न होने के कारण साधनों की अविभाज्यता, विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन, तकनीकी किफ़ायतें और वित्तीय किफ़ायतों के अंतर्गत
बड़ी फर्मों को मिलने वाला ऋण जो है आसानी से उपलब्ध होता था। इसके अलावा जो CDEF बिंदु है, CDEF, यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल को बताता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। यदि साधन 10% बढ़ाया गया है तो उत्पादन भी 10% ही बढ़ेगा। मतलब हुआ कि समता प्रतिफल के अंतर्गत साधन और उत्पादन जो है समान दर से बढ़ रहा है और इस स्थिति में LAC LMC के बराबर होती है। इसके अलावा इस आरेख में GHI, यह जो 3 बिंदु हैं, यह ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल को दिखाते हैं। ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल में बताया गया है कि उत्पादन के सभी साधनों को निश्चित अनुपात में जब बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति को पैमाने के घटते प्रतिफल कहा गया। अर्थात जब साधन को 10% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन 5% ही बढ़ता है। ऐसी स्थिति में LAC एवं LMC जो है बढ़ती हुई होती हैं। यदि श्रम को 5 से 10 किया गया है तथा पूंजी को 10 से 20 किया गया है तो कुल उत्पादन 100 से 200 नहीं हो जाएगा, अर्थात 100 से कम ही बढ़ेगा। कह सकते हैं 180 या 170 या 160 ही रहेगा। तो पैमाने के घटते प्रतिफल में उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाने से कुल उत्पादन दुगने से कम बढ़ता है। ऐसी स्थिति में LMC और LAC जो है बढ़ते हुए होते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने पैमाने के प्रतिफल के बारे में अध्ययन किया। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम लोगों ने दीर्घकाल में उत्पादन में किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है, यह परिवर्तन पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत, पैमाने के समता प्रतिफल के अंतर्गत तथा पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल के अंतर्गत कैसे कैसे बढ़ता और घटता है, इस स्थिति को हमने देखा। तथा इन तीनों स्थितियों में अर्थात पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में, पैमाने के घटते प्रतिफल में तथा पैमाने के समता प्रतिफल में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की कैसी स्थिति होती है, पैमाने के घटते प्रतिफल में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई होती है, पैमाने के समता प्रतिफल में मार्जिनल कॉस्ट एवं एवरेज कॉस्ट समान होती है तथा पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में मार्जिनल कॉस्ट एवं एवरेज कॉस्ट घटती हुई होती है। तो इन सब डिटेल के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अब अगली जो क्लास होगी वह क्लास रेखीय समरूप उत्पादन फलन अर्थात प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन, लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें।